I, Anam Aman, lecturer, Department of Media Studies. I welcome you all in today's podcast. डिजिटल मार्केटिंग का बढ़ता हुआ रुझान देख के आज हमने अपने साथ इस शोबे के माहिरीन को दावत दी है, जिनमें से एक गेस्ट जो हैं उनका नाम है मिस सना सलीम और दूसरे हमारे पास हैं मिस्टर मेहरान शाहिद. Welcome both of you in today's podcast. First of all, welcome you in our university. आप दोनों से एक मैं सवाल करना चाहूँगी, पहले आपसे फिर आपसे. आप थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसी के साथ साथ आपका इस तरफ आना या इस कैरियर की जर्नी के हवाले से आप कुछ बताएं, क्योंकि नॉर्मली जो ये जर्नी है या जो ये कैरियर है वो अभी इतना ज़्यादा जो है ओपनली एक्सेप्ट नहीं हुआ है हमारी सोसाइटी में. स्टिल वी आर इन द बाउंड्रीज ऑफ द डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग. तो कौन सी आपको हर्डल्स किस तरह के आपको हर्डल फेस आए और क्या जर्नी थी और किस चीज़ का आपका इंस्पायरेशन आई थी जो इस तरफ आप आए? अच्छा, I graduated from Bheriya University and I did my majors were marketing. तो इनिशियली मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो बड़ा ही क्लियर था कि मुझे जाना ही मार्केटिंग के अंदर है. फॉर अ फैक्ट आई वॉज वेरी टॉकेटिव सिंस द बिगनिंग एंड आई हैड दी लाइक पीपल यूज टू से कि यू आर वेरी बोल्ड एंड यू कैन टॉक एंड इन फ्रंट ऑफ एनी बडी, तो तुम्हारे लिए ये करियर अच्छा रहेगा. प्लस मैं ख़ुद भी मुझे इस चीज़ का है कि मैं डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ और आई नेवर हैड अ फियर. तो मैंने फिर बैचलर्स अपना BBA जो मैंने किया उसमें मेजर्स मेरा मार्केटिंग ही था. देन मैंने फिर जॉब परसू की. आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट एंड अमंग द होल बैच कि मुझे निकलते ही जॉब मिल गई थी और मार्केटिंग की जॉब मिली एंड आई फेल्ट आई एन्जॉयड इट. तो उसके बाद उसको करते करते ही साथ में फिर मैंने ज़ैबिस से मास्टर्स किया और उसमें भी मेरा जो मेजर्स था वो मार्केटिंग ही था. एंड आई कंटिन्यूड अ जॉब मार्केटिंग के अंदर ही. फिर ये हुआ कि डिग्री से मुझे ये हेल्प मिली कि डिग्री ने मुझे करियर एलिवेशन में बड़ा हेल्प किया. फॉर इंस्टेंस बैक इन 2011-12 लोगों का ये BCom वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा था और आई वॉज गिवन प्रिविलेज्ड बिकॉज BBA था, फिर रेलेवेंट मेरा मेजर था. तो मेरा करियर जो ग्रो हुआ वो थोड़ा स्पीडीली ग्रो हुआ एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट लोगों से. प्लस ये कि एज आई टोल्ड यू कि मैं लाइक आई हैव टेकन माई डिसीजंस बाय माई सेल्फ ऑलवेज. तो उस वक्त भी मेरे जितने भी फैमिली है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं और बहुत कम है मैं हूँ. वहाँ पे मुझे देख के मेरा भाई अडेप्टेड, उसने भी फिर यही करियर परस्यू किया. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मैंने तो यही करना है बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग थिंग्स, आई एन्जॉय टेकिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट मुझे चीज़ को एक्सप्लोर करना है. तो फिर मैंने वो किया. थोड़ा दादा को नहीं पसंद था, उनको वो चाहते थे कि मैं टीचर बनूं क्योंकि माई फुप्पो वॉज टीचर. बट मैंने कहा नहीं, मुझे टीचिंग नहीं करनी, मुझे तो ये एक चीज़ मार्केट में आई और मुझे यही करना है. और ही वॉज लाइक के क्योंकि मेरी बात मानते थे, मैं थोड़ी थी उनकी चाहिए थी, तो फिर मुझे इसमें थोड़ा सक्सेस हो गया और मेरे भाई को लेवरेज मिल गया मेरी वजह से. सही. सर सेम सवाल आपसे है, थोड़ा सा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और इसी कैरियर में के हर्डल्स जो आपने फेस किए और उसी के हवाले से कि इसको चूज़ करने की क्या वजह थी? सो बेसिकली मेरा जो अर्ली एजुकेशन बैकग्राउंड है, यानी कि अगर आप O लेवल्स और A लेवल्स का देख लें तो मेरा मेडिकल का था बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर. ठीक है. एंड देन मेरा जो फिर ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, यानी कि वो फिर कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. ठीक है. मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि जो चीज़ सब कर रहे हो आपने वो नहीं करनी. यानी कि सब अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे या सब जो है पायलट बन रहा है कोई, तो मुझे वहाँ नहीं जाना था. ठीक है. आई वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है. सो जिस फील्ड में मैं अभी हूँ यानी कि ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की, उसका मेरी डिग्री से या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. एंड अगेन ये किसी डिग्री से आपको आता भी नहीं है. दिस इज़ अ स्किल. ये एक स्किल है, ये एक हुनर है. ठीक है. ये आपको खुद सीखना पड़ता है वंस यू डाइव इन द पूल. क्योंकि मैं आपको अगर थ्योरेटिकली समझाऊं कि आपको स्विमिंग करनी है तो आप नहीं कर सकेंगे अनलेस एंड अनटिल आई थ्रो यू इन द पूल. ठीक है. सो दैट्स प्रीटी मच इट. एंड हर्डल्स की जहाँ तक बात है तो जस्ट लाइक एवरी अदर स्टार्टअप मुझे भी बहुत हर्डल्स आए एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. डिप्रेस भी होता था, रोना भी आता था, जाहिर सी बात है क्योंकि अगेन पैसा बर्न हो रहा था एंड पैसा जो है कमाना कोई आसान बात नहीं है. सो ये है कि इवेंचुअली यू फिगर इट आउट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते. सही.
अच्छा, आप दोनों से एक और सवाल है कि डिजिटल जो मीडिया है आजकल ओवरऑल सबको पता है सब क्या उसमें, तो उसकी जो जर्नी है उसके अंदर आप किस तरीके की नई डेवलपमेंट्स आगे देखते हैं, या अभी तक कि किस तरह की डेवलपमेंट आई हैं जो हमारे लिए जो है बेनिफिशियल साबित हुई हैं इस हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है ये जो हमारा फ़ोन है ना, सेल फ़ोन, लोगों को शायद ये बात पता नहीं, लेकिन जो उसका कैमरा है एंड जो उसका माइक है, बीइंग एन IT स्टूडेंट आई कैन टेल दिस ऑन कैमरा कि आपका फ़ोन कॉन्स्टेंटली आपको वॉच करता है एंड आपका फ़ोन आपको सुन भी रहा होता है। आपने ये चीज़ देखी भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहती है ना कि फॉर एग्जांपल AC ख़राब है, घर पे आप एक बात छेड़ देती हैं, कोई चीज़ ख़राब हो गई, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसके एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो वो चीज़ डिजिटल मार्केटिंग में यानी कि मेटा के अंदर जब वो चीज़ परफॉर्म करती है उसको आप कहते हो पिक्सल, ठीक है। इन द पास्ट 4 years आई हैव सीन पिक्सल डेवलपिंग इन अ लॉट ऑफ स्टेजेस, ठीक है। फिर काफ़ी सारी उसके अंदर ऐप्स आ गई, शॉपिफाई की आ गई, वो कॉमर्स की आ गई, कन्वर्जन APIs आ गए, तो वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली इन्हांस कर रहा है और वो मज़ीद इन्हांस होता जाएगा, क्योंकि द मोर डेटा यू गिव इट, लाइक आप जितना डेटा उसको दोगे उतना ज़्यादा उसने डेटा आपको इंपॉर्टेंट, परफॉर्म करके देना है। ठीक है। मैम आपसे सेम सवाल, जितनी भी ये डिजिटलाइजेशन है ना, ये रोज़ाना आपको कोई ना कोई नई चीज़ इसके अंदर आ रही है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को उस हिसाब से अप टू डेट रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने 2012 में मैं पास आउट हुई थी, मैंने ग्रेजुएट किया था 2011-12 में, तो अगर मैं उस वक्त की चीज़ ही लेके बैठी रहती तो मेरे ख्याल से मैं इतना कोप अप नहीं कर पाती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेवलपमेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी उन डेवलपमेंट्स के साथ साथ अपने आप को ग्रूम करते जाओ और लर्न करते जाओ। और ये जो AI अभी जैसे इंटीग्रेट हो गया, ये बिल्कुल रीसेंट टाइम्स के अंदर हुआ। इससे पहले जो था वो मेटा था, फिर उससे पहले गूगल, बिंग, ये चीज़ें थी। तो इनकी डेवलपमेंट होती रहेगी आगे भी, और जो भी इस फील्ड के अंदर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी कांस्टेंट लर्निंग रखे। अगर वो नहीं रखेगा तो फिर वो पीछे रह जाएगा। सर, फ्यूचर ऑफ AI? Future of AI is the future. You wouldn't say कि it's future of AI क्या है? AI is the future because I think that AI will take over the world. Elon Musk ने अपने इंटरव्यू में बात बहुत क्लियरली कही थी that AI is far more dangerous than we can even imagine, ठीक है। इस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई किसी की पिक्चर है, मैं इजीली उस पर किसी की पिक्चर लगा सकता हूँ, उसकी शक्ल लगा सकता हूँ, वीडियो पे मैं किसी की भी शक्ल लगा सकता हूँ एंड आई कैन मिस इंटरप्रेट इट, ठीक है। AI के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, ठीक है। एंड AI को अगर आप यूज़ करते हैं टू बेसिकली यू नो इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अब अगर मैं आपसे एक बात करूँ, मैं जब भी कोई ऐड लगाता हूँ तो मेटा के अंदर आप डिटेल टारगेटिंग करते हैं। मैं अपनी डिटेल टारगेटिंग के लिए अब अपना दिमाग नहीं खा पाता, मैं AI को प्रॉम्प्ट देता हूँ, ChatGPT को मैं बेसिकली प्रॉम्प्ट देता हूँ कि भाई गिव मी सम गुड कीवर्ड्स, ठीक है। वो मुझे कीवर्ड्स देता है, सुकून से मैं वहाँ डाल देता हूँ, मेरा काम हो जाता है, ठीक है। एंड जस्ट लाइक ऑल दी अदर थिंग्स, आप मतलब ये चीज़ अब देखें कि लोग अब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, यानी कि लोग एम्प्लॉयज़ को फारिग कर रहे हैं। Exactly. मतलब आप अमेजोन को देखें, गूगल को देखें, दे आर लेइंग ऑफ पीपल बिकॉज दे डू नॉट वांट पीपल, उनको ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक तो पहले तो ज़रूरत थी ना कि वो आप प्रोग्रामिंग भी, यानी कि उसके लिए आपने प्रोग्रामर रखा हुआ है, एडिटिंग के लिए आपने एडिटर रखा हुआ है, वीडियो एडिटर अलग रखा हुआ है, कॉपी राइटर अलग रखा हुआ है, डिज़ाइनर अलग रखा हुआ है। लेकिन अब अगर मैं ख़ासतौर पर अगर विजुअल्स की बात करूँ तो कैनवा AI है। जब मैं उसको कुछ हज़ारों में उसकी सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकता हूँ उसके AI मॉड्यूल को पैसे दे के, वाई वुड आई गिव 50,000 60,000, चले 30,000 भी जो मिनिमम वेज है, 37,000 रुपये हुकूमत की तरफ से भी, मैं वो भी क्यों पे करूँ किसी को, मैं अपना कॉस्ट कट करूँगा। एंड AI में आप यानी कि जिस तरह अगर प्रोग्रामर है, अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, 4 साल पहले अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के उस पर बैठा रहता तो भी मैं मार खा जाता। उसकी वजह यह है कि आपको कंप्यूटर साइंस में क्या सिखाते हैं, HTML, Java, CSS, C#, PHP, Python लैंग्वेजेस वगैरह, नेटवर्किंग एंड ऑल। आप मुझे बात बताएं, मैं अगर इस टाइम पे किसी भी GPT को प्रॉम्प्ट दूं कि भाई मुझे इस लैंग्वेज में यानी कि HTML, PHP पे गिव मी सम कोडिंग, मुझे इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करवा, आपको पूरा कोड निकाल के दे देगा। वाई वुड आई नीड अ प्रोग्रामर? तो AI इज़ द फ्यूचर। अगर आप AI के साथ compete, अगर आप AI के साथ अपने आप को अडाप्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मार्केट अडाप्टेशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप नोकिया की एग्जांपल ले लें, आज से 15-20 साल पहले हम सबके हाथ में बटनों वाली नोकिया ही थे ना, सबके किसी हाथ में 3310 है, किसी को कौन सा है। तो नोकिया आज नहीं है, आज सैमसंग है, रेडमी है, आईफोन, एप्पल है, देयर आर लाइक यू नो मेनी चाइनीज़ कंपनीज आ गई अब। तो नोकिया को कोई नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि नोकिया इसी तकब्बुर में रह गया कि आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट नीड टू अडाप्ट, मुझे कोई भी नहीं कम्पीट, मेरे साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। इवेंचुअली इट लॉस्ट द वॉर। आज नोकिया को कोई नहीं पूछता।
So you need to adapt yourself with the market. That is very necessary. मैम I believe that working smart is more important than working hard. और अगर आप 1 घंटे के काम में 1 घंटा ही लगाएं तो आई बिलीव आप इतने कॉम्पिटेंट होने चाहिए आजकल 2024 2025 एंड ऑनवर्ड्स कि आप उस 1 घंटे के काम को कुछ सेकंड्स के अंदर कर लें, बिकॉज वर्किंग इज स्मार्ट इज़ द थिंग विच विल गोइंग टू टेक यू टू द फ्यूचर. अगर आप वही घिसी पिटी अपनी रूटीन को फॉलो करते रहेंगे और AI को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आई बिलीव आप बहुत पीछे रह जाएंगे. सही. AI के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको अगर हम कनेक्ट करें रिसर्च से, रिसर्च जो हमारे पास हो रही है वो किस हद तक हमारे पास हेल्पफुल हो सकती है AI और किस तरह के हवाले से, क्योंकि सही बात है जब हम AI से कंटेंट निकालते हैं तो वो ह्यूमनाइजेशन नहीं करता. वो एक अलग बात है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, लेकिन स्टिल कितना हमारे पास रिसर्च में ये हेल्पफुल है. देखिए रिसर्च के लिए ऑब्वियसली AI इज़ लाइक मतलब सच्ची कोई चीज़ नहीं हो सकती. एंड प्लस AI भी लोग ये चीज़ गलती खा जाते हैं. लोगों को लगता है कि शायद जो AI ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो ट्रेन नहीं हो रहा. AI अपडेट होते जा रहा है, यानी कि जितना उसको आप मज़ीद डेटा दे रहे हैं वो उतना अपने आप को हाँ एग्जैक्टली वो डेटा 3.5 था ChatGPT, फिर वो 4 पे आ गया. इसी तरह फिर अलग अलग अब ChatGPT तरह का बार्ड आ गया है, जेमिनी आ गया है, कोपायलट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. सो रिसर्च मेथड्स पर अगर आप देखें सो देखें AI बेसिकली ना आपको चीज़ें बहुत शॉर्टलिस्ट करके दे देता है. यानी कि अगर आप देखें अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सर्च करता हूँ कोई चीज़ गूगल पे, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में गूगल पे सर्च करूँ, गूगल मुझे 10 15 20 आर्टिकल्स निकाल के दे देगा. उसमें फिर आई विल हैव टू क्लिक ऑन एवरी वेबसाइट. वहाँ जाके मुझे इंडिविजुअली जाके डेटा को देखना पड़ेगा, खुद अपना दिमाग यूज़ करके एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है. मैं अगर सिर्फ एक बेसिक GPT को ये कमांड दे दूँ कि मुझे इस बारे में कोई डेटा निकाल के दे दें एंड गिव मी सम ऑथेंटिक रिसोर्सेज, वो मुझे एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने मांगी है, ज़रूरत जितनी मेरी है उतना ही मुझे वो चीज़ आउटपुट मिलेगी एंड विद टेक्निकल प्रूफ जो कि मैं फिर यानी कि मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा. सो रिसर्च मेथड में आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल, यानी कि आपका टाइम बचा देता है. सो यू कैन फोकस मोर ऑन प्राइमरी थिंग्स एज वेल. अच्छा, आई बिलीव रिसर्च के में बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसके ऊपर 100% रिलाई कर लें. 100% रिलायबिलिटी आप ना करें, क्योंकि ये आजकल बड़ा मिसकंसेप्ट आ गया है कि हम कॉपी पेस्टिंग कर लें. लेकिन ये चीज़ आप उसको हेल्प के लिए यूज़ करें, आप उसको इंस्पिरेशन के लिए यूज़ करें, बट डोंट ट्राई टू गेट इट मेक इट अ शॉर्टकट के ऊपर ना करें. अपने आप को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज़ करें. जब हमने रिसर्च पेपर मैंने किया था, मुझे याद है मैंने उसको पता नहीं कितने रिसर्च पेपर्स निकाल के उनको प्रिंट करके हाईलाइट करके अब आजकल अगर मैं देखूँ आज मैं अगर PhD करने जाऊँ तो आई प्रोबेबली नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं प्रॉम्प्ट डालूंगी, अपना रेलेवेंट डेटा निकालूंगी और फिर उसके ऊपर वर्किंग करूँगी. तो अगेन आप स्मार्टली उसको यूज़ करें, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्टिंग करेंगे रिसर्च में तो आपकी वो पकड़ी जाएगी, चाहे आप कितने ह्यूमनाइजेशन के उसके अंदर AI लगा लें. तो आई बिलीव कि आप उसको ह्यूमनली यूज़ करें, ब्लाइंडली रोबोटिकली ना यूज़ करें. तो ये एक है. अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है, आपकी मार्केटिंग, दोनों की मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ है. अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक जेन्युइन केस में प्रॉब्लम आता है, क्राइसिस आता है, तो जैसे अभी आजकल आया हुआ है, नेट का आया हुआ है, या अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का आ जाता है, किसी भी तरह का जो क्राइसिस आता है और आप उसको कैंपेन को रन कर रहे होते हैं, तो उस हर्डल को आप किस तरीके से आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप उसको ओवरकम करें, क्योंकि वो चीज़ को उस टाइम पे पैनिक होना वो अपना ही नुकसान होता है. देखिए सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, व्हेन दे स्टार्ट ई-कॉमर्स, अगर मैं आपसे ई-कॉमर्स के अंदर एक हर्डल की बात करूँ, डिजिटल मार्केटिंग जो कि फिर कनेक्ट हो जाती है आगे, लोग क्या करते हैं कि जब लोग एक प्रोडक्ट बेचते हैं ना तो वो उसकी यानी कि सर्चिंग तो कर लेते हैं, प्रोडक्ट उनका चल भी जाता है, लेकिन सबसे जो एक बड़ी चीज़ है इस पर लोग मार खाते हैं, जो मुझसे मेरे स्टूडेंट्स भी मेरी अकेडमी आते हैं, मुझसे पूछते हैं, ऑनलाइन में भी बच्चों का सवाल भरा पड़ा हुआ होता है कि सर अगर हम एक चीज़ बेच रहे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है सप्लायर से, तो फिर हम क्या करेंगे. देखें आपने कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि मतलब आपने ये करना नहीं कि आपने एक ही सप्लायर को अपने हद तक रखना है. अगर आप एक मार्केट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूँ, कराची की बोल्टन मार्केट है, बोल्टन मार्केट में आप देख रहे हैं ज्वेलरी की हज़ारों शॉप्स हैं, और मैं ये मान ही नहीं सकता कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल उठाया, फॉर एग्जांपल आपने किसी डक शेप का कोई आर्टिकल उठा लिया है, तो वही डक शेप वाला आर्टिकल आपको 10 और दुकानों पे भी मिल जाएगा. लोग ये गलती करते हैं कि वो एक ही सप्लायर को ना अपना मतलब वो खुदा भी मान लेते हैं और वो उसी से एक अच्छे टर्म्स रख के वो उसी से ही काम करो. तो आपने कभी भी ये नहीं करना.
आप मल्टीपल सप्लायर से अपनी बातचीत अच्छी रखें, एक के पास आउट ऑफ स्टॉक होगा तो दूसरे के पास मिल जाएगा, दूसरे के पास नहीं मिलेगा तो इवेंचुअली तीसरे चौथे के पास या पाँचवें के पास आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है कि जब आपके ऑर्डर्स आए हुए हों तो आपको थोड़े से यानी कि फिर वो महंगे मिल जाएँ, लेकिन कस्टमर देखें, मैं कोई बात बताऊँ, इस प्रोफेशन में आपने कस्टमर्स की एक रेप्यूटेशन उनके आगे ना अपनी ब्रांड की अच्छी रखनी है। कभी भी ये ना देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सप्लायर से 500 की चीज़ उठा रहा था और अब वो मुझे अर्जेंट क्राइसिस में अगर मुझे 700 की में मिल रही है, मैं अपना प्रॉफिट रेशियो कम करके मैं उसको दूंगा, बिकॉज कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मैटर करती है बनस्बत इसके कि मैं प्रॉफिट रखूँ, क्योंकि अगर मैं उसको खुश रखूँगा तो दैट इज़ द केस कि वो मेरे पास अगली दफ़ा आएगा, वरना वो नहीं आएगा। अच्छा, आजकल जो मैं क्राइसिस इस हवाले से बात करूँगी कि अभी जो हमारा इंटरनेट के इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारा वीपीएन के इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो लोग शॉर्टकट ले लेते थे कि वीपीएन से चला लेते थे। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो व्हाट आई हैव पर्सनली डन इज़ आई हैव टू स्टॉप द कैंपेन्स। उसमें आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करना होता है अपना बजट, क्योंकि आप ज़ाया नहीं कर सकते, तो उस बजट को आपने होल्ड करना होता है ताकि जब आप देखें कि वो कब अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो सकता है तब आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आप इसी करंट सिचुएशन में जिसके जब इंस्टाग्राम लोड नहीं हो रहा, टिकटॉक लोड नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ आपने अपने एड्स लगाए हुए हैं वो प्लेटफॉर्म्स अगर लोड ही नहीं आपकी चीज़ कर रहे हैं तो मेटा जो है वो आपकी कैंपेन को एग्जॉस्ट कर देता है। वो उसके जो क्रिएटिव्स, उसकी जो इमेजेस और बाकी चीज़ें होती हैं उसको वो इनवैलिड वॉइड कर देता है या लर्निंग पे ले जाता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा इंटेलिजेंटली प्ले करें, आप उसको उस वक्त रोक दें और जब आप देखेंगे चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ गई हैं तब आप उसको रिज्यूम करें। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जैसे कि मेरे हैं, तो उसमें वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन आपको फिर उनके साथ थोड़ा ऐसा टर्म्स रखने होते हैं कि वो आपके साथ करें। या फिर मैंने, क्योंकि मेरे ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, तो मैंने VPS लिया हुआ है जो कि एक पेड IP होती है जिसके थ्रू फिर आप काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उसकी कॉस्ट बेयर करती हूँ, बट दिस इज़ आई बिलीव कि इट इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। इसमें एक छोटी सी बात मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल VPN का इशू आ गया, इंटरनेट पाकिस्तान में फायरवॉल की वजह से डाउन हो चुका है, आप अगर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं एंड अगर आप थोड़ा सा यानी कि आपका दिल बड़ा है, आप क्या करें, अपनी कैंपेन को बंद ना करें, अपना बजट कम कर दें, क्योंकि बजट कम करने से क्या होगा कि वो पूरी रॉटन आउट नहीं होती। आप उसका बजट दोबारा बढ़ाएंगे, हो सकता है कि वो दोबारा, देयर स्टिल अ चांस। जिस तरह देखिए इंसान जब मरता है तो उसको यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं ना कि क्या पता वो ज़िंदा हो जाए, लेकिन बिल्कुल उसको मुर्दा कर देंगे तो वहाँ से फिर उसको दोबारा रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हैंस आप ये करें कि अभी जिस तरह मेरी 1-2 कैंपेन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से मैं चला रहा हूँ, 2-2 3-3 महीने से चल रही है, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत डेटा है, मैं वो बंद नहीं करता। जब भी इशूज़ आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 3000-4000 का बजट या 5000 का बजट लगा रहा था, मैं उसको ड्रॉप करके 700, 800, 1200, 1400, 1500 इस तरह पे ले आता हूँ। उस पर क्या होता है, एक तो प्राइस तो कम हो गई, चले ठीक है, अगर नुकसान हो भी रहे तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि चलो यार ठीक है, जब इंटरनेट ठीक होगा एंड व्हेन आई विल इंक्रीज द बजट अगेन, तो फिर मैं उस टाइम पे ये कवर कर लूँगा। लास्ट सवाल आप दोनों से, कोई मैसेज जो है आप स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि जिन्ना यूनिवर्सिटी है, मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, तो उसके हवाले से आप कोई एक मैसेज देना चाहें आप दोनों? मैं इस यंग जनरेशन से अपने यूनिवर्सिटी में भी, मतलब अपने एकेडमी में मैं यही बात करता हूँ कि अपने आप को इस काबिल बनाएं जल्दी से जल्दी कि आप अपना करियर सेट कर सकें। बिकॉज़ आजकल की जनरेशन में, जेन ज़ी में अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं, बिकॉज़ मैं भी उसी का पार्ट हूं, सो कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। पाकिस्तान में शायद इतना नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के ममालिक में जाके देखें तो आप उनके साथ इवेंचुअली कम्पीट ही नहीं कर सकते। अगर आप शॉपिफाई का बैकग्राउंड देखें तो आई एम नॉट श्योर, या तो शॉपिफाई शायद 2006 में बना था या 2009 में बना था, मैं दोनों साल में से कन्फ्यूज़ हूँ, वो लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर 2009-2010 से भी शॉपिफाई चल रहा है तो आज उसको 14 साल हो गए। मार्केट में बाहर के काम लोग उसमें 14 साल से कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में तो आपने शायद कोविड के टाइम पे सुना हुआ भी नहीं होगा, लेकिन अब 1.5-2 साल में कंपटीशन आया है, तो वो कंपटीशन है भी नहीं। तो जितना जल्दी, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं तो लोगों को, मतलब मेरा यही मैसेज है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इफ़ यू स्टिल हैवंट लाइक यू नो इफ़ यू हैवंट अगर आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया इन चीज़ों में, तो अभी भी टाइम है, कर लें, क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ा कंपटीशन पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक मार्केट में नहीं। आई बिलीव, जो कि मैं ख़ुद भी बहुत बिलीव करती हूँ इस बात के ऊपर, कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो पैरामाउंट है। तो हर बंदे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आप उसको किसी चीज़ के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आप बेशक अपना बिज़नेस करके करें, आप अपनी सर्विस सेल करके करें, आप कोई भी डोमेन लें, लेकिन उस डोमेन के अंदर आप इनफ रिसर्च करें, इनफ लर्निंग करें, और उसके बाद अपनी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें और कंसिस्टेंट रहें। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे
तो ही आप कुछ कर सकते हैं. अगर आप गिव अप करने वाले लोगों में से होंगे तो फिर आप लाइफ में कहीं भी नहीं जा सकते. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई हैव बिन कंसिस्टेंट फ्रॉम 13-14 ईयर्स नाउ. तो एंड वन थिंग विच हैज़ मेड मी मूव इन टू दिस स्टेप इज़ के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, के आप इतने केपेबल हों कि आपको किसी से 5 रुपए 10 रुपए या 1000 रुपए नहीं मांगने पड़े. आप इतनी केपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने आप को खुद से संभाल सकें. एटलीस्ट आप अपने शौक़ तो पूरे कर ही सकें. और वो पाकिस्तान में करना बड़ा आसान काम है. आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत हर चीज़ में होती है, जॉब में भी होती है और बिज़नेस में भी होती है. मेहनत नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते. और अगर ये चीज़ें आप अपने अंदर इनग्रेव कर लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ आप एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलेगा ही. नुकसान नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये होगा कि टाइम वेस्ट हो गया और क्या हो जाएगा. तो दिस इज़ आई थिंक. देखिए जॉब जो होती है ना बेसिकली उससे आप अपने मतलब उससे आप अपनी नेसेसिटीज़ पूरे करते हैं. लेकिन अगर आपको अपने शौक़ पूरे करने हैं, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ, सो फॉर दैट यू हैव टू डू अ बिजनेस. एंड बिजनेस, आपको मैं ये बात बता दूँ, शायद सना साहिबा भी मुझसे एग्री करेंगी, लोगों को ये लगता है कि बिजनेस वाले की ज़िंदगी बहुत आसान होती है. ऐसा नहीं है. वी हैव टू वर्क डबल. सही, उनसे ज़्यादा, उनसे डबल ट्रिपल काम हमें करना पड़ता है. यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ से पहले भी आते हैं हम और उनके बाद जाते हैं. You are the employee, you are the... We are everything. We are everything. तो वो तो फॉर अ फैक्ट वेरी ट्रू कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो 9 to 5 या 10 to 6 की होती है. लेकिन अगर आपका अपना काम होता है तो फिर तो आपके अगर कस्टमर की क्यूरी 12 बजे भी रात को आ रही है एंड यू डोंट वांट टू लूज़ दैट कस्टमर, तो फिर आपने उसको उस टाइम भी इंटरटेन करना है और पोस्ट सेलिंग सर्विसेज भी देनी है कि पसंद आया है नहीं आया है या जो भी है. तो बिजनेस इज़ हार्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने उसके ऊपर 3 साल 5 साल लगा दिए हैं तो फिर वो आपको इतनी लिबर्टी देता है कि आप जो है अपने टाइम को अपने हिसाब से भी कर सकें. वरना जॉब पे तो फिर आपको छुट्टी लेनी पड़ती है. बिजनेस में ये है कि आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं. Thank you so much. Thank you. I hope this podcast gives you ideas related to the digital marketing. Thank you for the watching. Allah Hafiz.